तो इस वीडियो में मैं आपको आज 4 सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स दिखाने वाला हूं जिनके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं और साथ ही साथ 3 स्टॉक्स के बारे में भी एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स जो कि आज ग्राउंड वर्क बना रहे हैं कल के लिए। दोस्तों इमेजिन करिए आप 2040 में हैं और भारत की इकोनॉमी 3x ग्रो हो चुकी है। ऐसे में कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी के साथ मल्टी फोल्ड ग्रो हुए हैं, सेक्टर्स जो कि नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ लेकर आ सकते हैं भारत में, बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पर किसी भी तरह के स्टॉक की एडवाइस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज 4 सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स दिखाने वाला हूँ जिनके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ और साथ ही साथ 3 स्टॉक्स के बारे में भी एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स जो कि आज ग्राउंड वर्क बना रहे हैं कल के लिए। तो 2040 में आज से भारत जो है काफी डिफरेंट होगा, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खास तौर पे मेगा ट्रेंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, रेलवे इंडस्ट्री एंड डिफेंस इंडस्ट्री, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है अंबर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर के लिए तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ इनकी जो नई फैसिलिटीज है उनके एक्सपेंशन पे काम कर रही है और यहाँ पर करीब करीब 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। किसी भी कंपनी के पास अगर ऑर्डर बुक है तो ऐसे में क्या होता है कि आने वाले समय के लिए रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के पास। तो ये स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कंपनी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उस कंपनी के पास फ्यूचर में सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज हैं या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे अंबर एंटरप्राइजेस का देखिए तो आप देख सकते हैं कि इनके पास रेलवे सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे सेक्टर पे फोकस कर रहा है, साथ ही साथ इनके पास डिफेंस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफेंस सेक्टर पे फोकस कर रहा है एंड यहाँ पर इनके पास डाटा सेंटर के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डाटा सेंटर पे फोकस कर रहा है। तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस कर रहे हैं डाटा सेंटर पर, फोकस कर रहे हैं रेलवे पर, फोकस कर रहे हैं डिफेंस पर। ठीक है, इसके साथ ही साथ अंबर एंटरप्राइजेस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन देखें तो यहाँ पर इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, ये कंपनी जो है पीसीबीज भी मैन्युफैक्चर कर रही है। अब आने वाले समय में हाई इंटरनेट स्पीड की जरूरत होगी। हमने रिसेंटली समाचार में देखा है कि 6G स्पीड विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरे के पूरे नेटफ्लिक्स डाटा को ही डाउनलोड कर रहा है। पेटाबाइट्स ऑफ डाटा विद इन फ्यू सेकेंड्स डाउनलोड हो जा रहा है। तो ऐसे में स्पीड के साथ ही साथ पीसीबीज की भी जरूरत पड़ती है, माइक्रो कंट्रोलर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसी कंपनियां जो कि पीसीबीज एंड माइक्रो कंट्रोलर पे काम कर रही हैं, मैं पर्सनली उन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ अंबर एंटरप्राइजेज का यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिवीजन भी है। इस पर्टिकुलर डिवीजन में आप ध्यान दीजिए तो ये बेसिकली B2B टाइप के सेगमेंट के तहत रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर प्यूरिफायर्स, ऑटोमोबाइल्स, स्प्लिट एसीज, तो ये सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चर का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो अंबर एंटरप्राइजेज है, बट उस पर आप लेवल देखेंगे कि इस सर्टेन कंपनी का, हो सकता है कि एसी का कंपनी का आप लेवल देखें, हो सकता है कि टीवी के कंपनी का आप लेवल देखें। तो यहाँ पर B2B के तहत ये पर्टिकुलर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के लिए गैजेट्स एंड अप्लायंसेस भी मैन्युफैक्चर कर रही है। अब इसके ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के डाटा पर ध्यान दें तो इसका जो रेवेन्यू है करीब 25% ईयर ऑन ईयर से ग्रो कर रहा है एंड जो इसका प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, करीब करीब 15% के आसपास से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट डाटा आप यहाँ पे देखिए तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर 17% की गिरावट आई है। इस तरह की गिरावट क्यों आई है? क्या ये गिरावट कंसिस्टेंटली आती रही है पिछले 4-5 क्वार्टर से? क्या पिछले 2-3-4-5 सालों में क्या रिकॉर्ड रहा है? ये सब स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कंसिस्टेंटली वो लॉस ही जनरेट कर रही है 3-4-5 सालों के लिए, तो 2040 तक यही ट्रेंड रहा तो ऐसे में हमारा जो स्टडी का पर्पज है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सेल्स 2014 में
इसका अंबर एंटरप्राइजेस का 973 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 31 करोड़ का था। और ये ध्यान दीजिए तो धीरे धीरे यहाँ पे आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब ध्यान दीजिए तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमने देखा कि 17% का वहाँ पे डिक्लाइन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉस मेक कर रही है, इसका मतलब ये कि मान लीजिए पिछले साल 100 करोड़ का प्रॉफिट था तो इस साल 100 माइनस 17 यहाँ पे 83 करोड़ का प्रॉफिट है। तो हो सकता है कि किन्हीं कारणों की वजह से इसमें ये गिरावट देखने को मिली हो प्रॉफिटेबिलिटी में। तो आगे क्या प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं उस पे स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें अंबर एंटरप्राइजेस का तो 38% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 11% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 50% के आसपास आपको FIIs DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अंबर एंटरप्राइजेस की। अब अगर हम डिफेंस सेक्टर पर एक्सक्लूसिवली स्टडी करें तो डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और डिफेंस सेक्टर में हम ये देख रहे हैं कि भारत की सरकार जो है वो फोकस कर रही है, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा और आने वाले समय के लिए ऑर्डर बुक भी काफ़ी ज़्यादा हमें दिख रहा है कंपनीज के पास। तो ऐसे में 2040 का विजन लेके हम सर्टेन स्टॉक्स को अगर स्टडी करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज को अगर हम स्टडी करें तो जेन टेक्नोलॉजीज आप देखिए तो ये वन ऑफ द मेजर सप्लायर है ऑफ सिमुलेशन ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स। हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में 3-4 सालों में, वैसे तो ड्रोन्स हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, बट जो डिफेंस सेक्टर के लिए ड्रोन्स हैं और ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल पिछले 4-5 सालों में काफ़ी एक्सटेंसिवली हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि 2040 तक हमारे पास विजन है ड्रोन्स सिस्टम्स के ग्रोथ का, जहां तक डिफेंस सेगमेंट की बात है, क्योंकि अब जो भी वॉर्स होते हैं कंट्रीज के बीच में उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स हो गए या ड्रोन्स हो गए, इन सब की भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे जेनटेक का प्रोडक्ट सेगमेंट देखिए तो जेनटेक बेसिकली यहाँ पे मैरीटाइम सिमुलेशन सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, नेवल सर्विसेज के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे ड्रोन इकोसिस्टम एरोस्पेस के लिए ये काम कर रहे हैं एंड रोबोटिक्स के लिए भी ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, जहां तक ऑर्डर बुक की बात है जेन टेक्नोलॉजीज की तो जेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे देखिए 675 करोड़ रुपए के आसपास टोटल डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट का ऑर्डर बुक इनके पास देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इसके सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड पर तो मात्र 37 करोड़ का सेल्स हुआ करता था 2013 में, ये बढ़ते बढ़ते 2021 तक मात्र 55 करोड़ तक पहुंचा। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो 4 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा था 2021 में, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिली है। करीब करीब 974 करोड़ का यहाँ पे सेल्स और 406 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे बड़ा सवाल ये है स्टडी पर्पज से कि क्या ये इसको कंटिन्यू कर पाएंगे आने वाले 5 से 10 सालों के लिए। ठीक है, जहां तक इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है तो 48% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, 37% पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 14% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई यहाँ पे ड्रोन सेक्टर की स्टडीज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डाटा सेंटर्स के बारे में। डाटा सेंटर्स, भारत जैसे देश में पिछले कुछ सालों में डाटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ी है। यहाँ पे आप देखिए तो करंटली 172 डाटा सेंटर्स के आसपास देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर हम साउथ में अगर बात करें, बेंगलुरु में बात करें तो बेंगलुरु में कुछ डाटा सेंटर्स जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे नेट4 का देखने को मिल रहा है, इसके साथ डिजिटल ओशन, ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, ट्यूलिप टेलीकॉम, सिफी, इन सभी के डाटा सेंटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें यूएस में तो यूएस में देखिए भारत के मुकाबले यहाँ पर कई ज़्यादा डाटा सेंटर्स हैं। तो जो भी आज हम क्लाउड की बात करते हैं, राइट, क्लाउड से डाटा फेच करने की बात करते हैं, तो वो मोस्टली कुछ डाटा सेंटर्स हैं जहाँ से वो डाटा फेच होके आता है। ऐसा नहीं कि क्लाउड का मतलब कहीं बाहर बादलों में हमारा डाटा स्टोर रहता है। डाटा स्टोर रहता है हमारा फिजिकल डाटा सेंटर्स में, फिजिकल जो रैक्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, उनमें स्टोरेज रहती है और उसके लिए
फिजिकल ज्योग्राफिकल लैंड की ज़रूरत होती है, या लैंड या इवन ओशंस में आजकल डाटा सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी बहुत ज़्यादा आने वाले समय में डिमांड होगी, बिकॉज डाटा भर भर के जा रहा है और भारत जैसे देश में डाटा सेंटर्स का नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए इसको स्टडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अनंत राज लिमिटेड का। अगेन किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अनंत राज लिमिटेड रेसिडेंशियल सेक्टर में है, साथ ही साथ कॉमर्शियल एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, बट इम्पॉर्टेंटली इनके पास डाटा सेंटर्स भी हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो अनंत राज क्लाउड, जिसके तहत ये डेडिकेटेड रैक स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे राइट, रैक स्पेस। तो बेसिकली क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक वर्ड है, एक नाम है, नोमेनक्लेचर है, जिसके तहत हम रिमोट पे बैठे हुए डाटा को एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे रिमोट लोकेशन से। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से मैं एक्सेस कर रहा हूँ सर्टेन क्लाउड से, तो क्लाउड क्या होगा? अल्टीमेटली यहाँ पे कोई फिजिकल डिवाइस होगी, उस डिवाइस में कई सारे रैक्स होंगे और उनमें एक छोटे से लोकेशन में, एक छोटे से रैक स्पेस में मेरा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा। वहाँ से मैं इसको फेच कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसके लिए चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए चाहिए होता है रियल एस्टेट, इसके लिए चाहिए होता है एक्चुअल जमीन। तो यहाँ पर अनंत राज जो है ये पर्टिकुलर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ रेवेन्यू अगर इनका देखें डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड सर्विसेज से, तो करीब 35 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अनंत राज का अगर हम सेल्स रिकॉर्ड देखें तो 2014 में करीब 483 करोड़ का था। ये 2020 में हालांकि केवल 276 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। प्रॉफिटेबिलिटी देखें 125 करोड़ 2014 में, केवल 29 करोड़ का यहाँ पे 2020 में। लेकिन 2025 आते आते यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही। 2060 करोड़ का सेल्स एंड 491 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो 2023 में 63% प्रोमोटर्स, 25% पब्लिक और 11% के आसपास यहाँ पे FII एंड DIIs थे। लेटेस्ट डाटा पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 57% प्रोमोटर्स हैं, 23% पब्लिक है और यहाँ पे करीब 19% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से पिछले कुछ समय में FIIs एंड DIIs इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अदानीज एंड अंबानीज पे भी। भाई अंबानी क्यों पीछे रहे ग्रोथ वाले सेक्टर से, खासतौर पे ऐसे सेक्टर्स जिनमें कि नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ आ सकती है? तो अदानी एंटरप्राइजेस भी मेजर AI डाटा सेंटर कैंपसेस स्टैब्लिश कर रहा है इन पार्टनरशिप विथ गूगल। विशाखापट्टनम में ऑलरेडी यहाँ पे ये डाटा सेंटर स्टैब्लिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइजेस के तहत। अब अदानी एंटरप्राइजेस जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको स्टडी करिए आप लोग, कमेंट करके बताइए नीचे कि अदानी एंटरप्राइजेस अपने ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट का कितना खर्चा कर रहा है डाटा सेंटर्स के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो जो इनका लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से ACX डाटा सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं इन पार्टनर विद गूगल टू डेवलप इंडियाज बिगेस्ट AI डाटा सेंटर कैंपस। हैदराबाद का डाटा सेंटर ऑलरेडी 96% कंप्लीट हो चुका है, पुणे का ऑलरेडी 90% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अदानी का जो प्लान है डाटा सेंटर को ऑपरेट करने का, ऑपरेशनल स्टार्टिंग 2029-2030, ये तो हो गई अदानी की कहानी। अदानी अब अगर इसमें अब बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं तो भाई रिलायंस वाले क्यों पीछे रहे हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी यहाँ पे ऑलरेडी प्लान अपना घोषित कर दिया है टू सेटअप अ 1 गीगावाट AI डाटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। तो अदानी और अंबानी जैसे बड़े प्लेयर भी इस पर्टिकुलर ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो क्यों ना हम। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से सेक्टर्स में मैं स्टडी कर रहा हूँ आने वाले 2035-2040 के लिए। तो छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करिए। एंड टू ज्वाइन द इन्वेस्टर्स हु रीड माई वीकली न्यूज़लेटर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कम्युनिटी लिंक को विजिट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।